गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं स्टैट्स का नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। देखो पहला प्रॉपर्टी, है सम ऑफ डिविजन्स ऑफ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सम ऑफ डिविजन्स ऑफ वेरिएट, सम ऑफ डिविजन्स ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। सम ऑफ डिविजन्स पे, डिविजन तो पता ही अपने को, डी आई है ना, डी आई लिख लेते हैं इस बात को। तो डी आई इज इक्वल टू होता है, हाँ बताओ, एक्स आई माइनस ए। वेरी गुड, ठीक है ना, ये डी आई होता है। अभी कह रहा है सम ऑफ डिविजन्स ऑफ वेरिएट फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, सारे डिविजन्स का सम, यानी कि जैसे ये है तो आप इसमें क्या करो, सम ऑफ डिविजन्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अगर आप ए को अरिथमेटिक मीन ले रहे हो, ठीक है ना, डिविजन्स कहाँ से लेने हैं अपने को, अरिथमेटिक मीन से लेने हैं। यानी कि जो अपन अज्यूम्ड मीन मानते थे उसको अज्यूम्ड मीन को एक्चुअली पुट कर दो द एक्चुअल मीन। ओके, नाउ ए इज नॉट अज्यूम्ड मीन, इट इज द एक्चुअल मीन। अगर आप ए को एक्चुअल मीन ले लेंगे तो लिख लो व्हेन ए इज एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन को तो अपन एक फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, एक्स बार करके लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स बार करके लिखते हैं, तो एक्स आई माइनस एक्स बार की बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग डेविएशन, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो उस लाइन को। सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम ए एम इज ऑलवेज जीरो। यानी कि इस तरह के जो डेविएशंस आएंगे, ठीक है, इस तरह के डेविएशंस जो आएंगे D1 D2 D3 D4, इन सब का सम कितना आएगा, जीरो। इस बात को लिख देते हैं, देखो D1 प्लस D2 प्लस D3 डैश डैश प्लस Dn। तो मालिक लोग कह रहे हैं कि D1 प्लस D2 प्लस D3 से लेकर के Dn, ये क्वांटिटी का सम विल बी इक्वल टू जीरो। लिखो, इसको हाईलाइट कर लो। डेविएशंस का सम जीरो आएगा अगर आप डेविएशंस ले रहे हैं बाय टेकिंग द अज्यूम्ड मीन एज द एक्चुअल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, क्योंकि डी आई कितना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार और i इज इक्वल टू कितना है, 1 से लेकर के n। अपन मोस्ट ऑफ द टाइम के n लगाते नहीं है, तो इसको अपन सिंपली कैसे लिख देते, सिग्मा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं अपन इसको, ठीक है। तो इसको कर दो जीरो, इसको भी हाईलाइट कर लो। सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज जीरो। हाँ भाई, इसका प्रूफ देखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपन अगर इसमें i की जगह रखें 1 तो क्या प्रकट होगा, x1 माइनस एक्स बार। i की जगह रखें 2 तो क्या आएगा, x2 माइनस एक्स बार। i की जगह 3 रखें तो कितना आएगा, x3 माइनस एक्स बार, एंड सो ऑन। और सिग्मा साइन का मतलब है यू हैव टू ऐड ऑल दीज क्वांटिटीज। आपको इन सारी क्वांटिटीज को ऐड करना है। एक बार लिखते हैं इसको। तो लिखा है x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार एंड डैश डैश xn माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। कभी भी कोई थ्योरम अगर आए आपके सामने तो आप उसका ज़रूर अच्छे से प्रूफ समझ लें, है ना, ताकि आप बहुत इजीली उसे अप्लाई कर पाएँ। अप्लाई करते टाइम कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम जो है व्हाट यू कॉल स्ट्रेस करते हैं ऑन द डेरिवेशन ऑफ द थ्योरम्स या फॉर्मूलेस। तो अब इसमें देखो, ये बन जाएगा एक हिस्सा इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn, सारी क्वांटिटीज़ का सम माइनस। अब x बार कितनी बार आया, n बार। तो ये तो हम जानते ही हैं कि एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि x बार होता है, वो कितना होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन n, है ना। तो n x बार कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई, है ना। तो n x बार कितना है, सिग्मा एक्स आई। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्वांटिटी कितना हो गया, जीरो। वैसे मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, है ना, मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, धीरे धीरे किया मैंने। अब मैं थोड़ा और फास्ट करता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो लिखा है एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, का सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n। तो इसको एक्चुअली में ऐसे लिख लो, थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको ये सोचना है कि अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर सिग्मा के बाहर ले रहे हैं, ठीक है, लिखता हूँ मैं शने शने, एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स बार, ऐसे लिख लिया। a प्लस बी का सिग्मा कितना होगा,
ए का सिग्मा प्लस बी का सिग्मा, ए माइनस बी का सिग्मा कितना होगा, ए का सिग्मा माइनस बी का सिग्मा। ये बहुत बेसिक बातें अपने पढ़ी थी सीक्वेंस में, तो मैंने यही किया। अब कांस्टेंट का सिग्मा कितना होता है, जितनी बार आप ऐड कर रहे हैं उसका n टाइम्स कर दो आप, तो n बार कर रहे हो तो आ जाएगा n x बार, है ना। सिग्मा x बार कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स बार, क्योंकि सिग्मा में जो इंडिसेस हैं वो कितने हैं, 1 से लेकर के n, तो n x बार आ गया। और ये पता ही है अपने को सिग्मा x बार, सिग्मा xi कितना होता है, n x बार, तो हो गया 0, ठीक है। तो ये अपन ने क्या, इसी में सिग्मा के जो फॉर्मूले थे उन्हीं में खेल खेला और फटाक से आ गया, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी होता है जो अपन ने लिखा, पढ़ो दोबारा, उसको याद करना है अपने को। सम ऑफ डिविजन्स ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। डिविजन्स का सम अरिथमेटिक मीन से 0 होता है। अच्छा, ये तो तब था जब ये सारी चीज़ें डिस्क्रीट है। मान लो कोई थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी अगर आ रहा है, xi का कुछ फ्रीक्वेंसी है fi, x2 का कुछ फ्रीक्वेंसी है f2, x3 का फ्रीक्वेंसी है लेट्स से f3, तो फिर यही फॉर्मूला यानी कि ये चीज़ है ना, ये कैसी दिखाई देगी उसको बताता हूँ। देख लो, फिर कोई चीज़ xi अगर अगर कर रही है fi बार, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा fi xi और fi इंटू एक्स बार, ठीक है। ये क्वांटिटी कितना होएगा, 0 होएगा, ठीक है। डिवीजन किसी भी ith क्वांटिटी का डिवीजन फ्रॉम द मीन इज xi माइनस एक्स बार, और अगर वो fi टाइम्स अकर कर रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय fi। आप वापस इसको आराम से मैनेज कर सकते हो। अब की बार अपन क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है अलग अलग लिख लेते हैं इनका सिग्मा, तो अलग अलग लिखा, ऐसे लिखा माइनस सिग्मा fi x bar. Now since this x bar quantity is constant, we can take it out of the sigma sign, hence we will get this. अब सिग्मा fi इंटू एक्स बार ये क्या होता है, सिग्मा fi x है, तो ये क्वांटिटी कितना हो गया, 0, क्योंकि क्या है, n है ना। सिग्मा fi का मतलब क्या है, n, जो भी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है, और n x बार कितना होता है, सिग्मा fi x है, वो पता है अपने को फॉर्मूले से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखो सेकेंड प्रॉपर्टा। सेकेंड प्रॉपर्टा है, लिखो सम ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ऑनलाइन पर आपको इसका प्रूफ भी नहीं मिलेगा। लिखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ नोट डाउन करने के लिए वीडियो पॉज करें, है ना। क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस of variate from their arithmetic mean, from their arithmetic mean is minimum. That is sigma xi minus x बार का स्क्वायर इज मिनिमम है। पहले तो इस बात को समझो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस, डिविएशन अभी मैंने बताया आपको, डी क्या होता है, xi माइनस ए होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस ऑफ वेरिएट, वेरिएट का मतलब क्या है, x1 x2 x3 सब वेरिएट है, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, एक्स बार। अगर सिग्मा xi अपॉन n दे रखा है x बार, तो ये कह रहा है कि जो डेविएशंस आप निकाल रहे हो ना, कहाँ से निकाल रहे हो डेविएशंस, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। तो वैसे अगर अपन डेविएशन निकालते हैं तो अज्यूम्ड मीन से निकालते हैं, यानी कि डेविएशन होता है डी आई इज इक्वल टू xi माइनस कुछ a, वेयर a इज अज्यूम्ड मीन। आप कुछ भी मान सकते हैं a को, 1 2 3 कद्दू फद्दू जो भी मानना है, ठीक है। तो xi माइनस है, परंतु अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं करता हूँ डी आईज के स्क्वायर का सम, तो ये वैल्यू मिनिमम तब आएगी जब आप a की जगह क्या ले लेंगे, x बार। ओके, लिख लो, इसको कुछ बोल देते हैं, इसको क्या बोले, इसको बोल देते हैं कैपिटल T। लिखो T इज मिनिमम व्हेन
सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। हाँ अब लिखो, यहाँ पर लिखो t, है ना, वो t नहीं है, हाँ t इज मिनिमम व्हेन a इज इक्वल टू एक्स बार, t इज मिनिमम व्हेन a इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, t मिनिमम कब होगा, जब a का वैल्यू आप एक्स बार ले लोगे ना तो मिनिमम होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं अपन, लिखो प्रूफ। स्टार्ट करें, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, इसको स्क्वायर कर दे, मतलब इसका स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो t इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2a एक्स आई प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल, ठीक है। हाँ महारथी, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिग्मा किस पर लग रहा है, क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या चीज़ वेरी कर रही है। तो आप ये माने कि a जो है वो सिग्मा से परे है, तो आप a जो है उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि सिग्मा किसके ऊपर है, i 1 2 3 से लेकर के n। ओके, तो क्या होगा, a स्क्वायर का सिग्मा आएगा, और a स्क्वायर का सिग्मा का मतलब कांस्टेंट का सिग्मा क्या होता है, कांस्टेंट इंटू n। इस बात को लिखते हैं, तो ये आ गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a सिग्मा एक्स आई प्लस ए स्क्वायर का सिग्मा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एन। यहाँ तक क्लियर है, सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू एन, और माइनस 2a, यहाँ माइनस 2a बाहर आ जाएगा, सिग्मा एन आएगा। अभी इसको मान लो कुछ फंक्शन ऑफ a, ठीक है, ये a पर डिपेंड कर रहा है, a आप वेरी कर रहे हैं, हमें यही तो साबित करना है कि a की भिन्न भिन्न वैल्यू में से अगर आप एक वैल्यू ले लेते हैं x बार, तो देन दिस क्वांटिटी इज मिनिमाइज्ड, ये प्रूव करना है। ऑलराइट, सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस, है ना, क्योंकि अपने को आराम से दिख रहा है। चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हो, हाँ बालक, क्वाड्रेटिक का एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का मिनिमा का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2 है, वेरी गुड, है ना। तो अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, इसमें a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है n, और a का कोफिशिएंट कितना है माइनस 2 सिग्मा। तो लिख लो मिनिमा अकर्स एट अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो इसमें अफेक्टिवली माइनस बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस, हाँ भाई माइनस बी कितना आएगा, ट्वाइस सिग्मा एक्स बार, दिख गया क्या, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय 2a, ट्वाइस ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, तो ट्वाइस ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ये 2 2 कट गया। तो यानी कि ये वैल्यू ले लो आप किसकी, a की, जहाँ पर इस पैराबोला इन a का मिनिमा होगा। तो ये आ गया आपका a का वैल्यू, और वी नो दैट x बार, एक्स आई का बार अपॉन n कितना होता है, x बार। सो द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द दिस थिंग इज मिनिमम इज x बार, ठीक है, हो गया प्रूफ, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट है, इफ x बार इज मीन ऑफ वेरिएट, x bar is mean of variate xi, then arithmetic mean of xi plus lambda is equal to x bar plus lambda। साथ में एक दो और पॉइंट्स छुटमुट, इसी का फर्स्ट सेक्शन, इसी का सेकेंड सेक्शन, arithmetic mean of lambda xi is equal to lambda x bar। Third, arithmetic mean of a xi plus b is equal to a x bar plus b। ठीक है, अभी इनका प्रूफ देखते हैं अपन। बहुत सिंपल छोटे छोटे प्रूफ हैं, आप बस इनको याद रखना
और अगर याद नहीं कर पाओ तो फील फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। एक बार डिराइव ज़रूर कर लेना। गर्मी इतनी हो रही है कि बेचारा गरीब आदमी पढ़ाई कैसे कराए हैं, इसी पंखे काम ही नहीं करते हैं आजकल। एक्स बार इज मीन ऑफ वेरिएट एक्स आई देन अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स आई प्लस लेमडा। बेसिकली इसको एक्स आई प्लस लेमडा को कहते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग, ठीक है। यानी कि हर सेट ऑफ डेटा पॉइंट पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, हर वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया। किससे बढ़ा दिया? लेमडा से। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपने हर एक डेटा पॉइंट में लेमडा ऐड कर दिया तो आपके अरिथमेटिक मीन के अंदर भी क्या होगा? लेमडा का एडिशन हो जाएगा। लिखो, इफ एवरी क्वांटिटी is increased by lambda, if every quantity is increased by lambda the average increases by lambda। ये कह रहा है, ठीक है। हर क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो एवरेज बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो लैम्डा नेगेटिव हो गया, यानी कि आपने हर क्वांटिटी को घटा दिया, तो हर क्वांटिटी को घटा दिया तो एवरेज भी क्या है? घट जाएगा। अगर आपने लैम्डा 0 ले लिया, किसी भी क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, तो आपका एवरेज क्या रहेगा? सेम। प्रूफ देखते हैं, देखो प्रूफ। नया मीन उसको मान लेते हैं x1 का बार, ठीक है। तो अब जो है x1 का बार, पहली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इसमें 1 रख दिया। सेकेंड क्वांटिटी हो जाएगी 2 रख दिया, x3 प्लस लेमडा डैश डैश xn प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय, नीचे क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? n। अब ये पिक्चर तो अपने को पहले से पता है, x1 x2 x3 से लेकर के xn अपॉन n ये होता है x बार। तो दिस क्वांटिटी इज x बार प्लस लेमडा 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 कितनी बार आ रहा है? n बार। तो कितना हो जाएगा? n लेमडा अपॉन n कितना हो जाएगा? लेमडा। सो वी सी दैट द न्यू मीन इज पुराना मीन प्लस लेमडा। हो गया, प्रूफ है ना। लेमडा एक्स आई का मतलब है इफ एवरी क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय मतलब उसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने लेमडा से, तो आपका अरिथमेटिक मीन भी उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। लिख लो भाई, इफ एवरी डेटा पॉइंट इज मल्टीप्लाइड बाय लेमडा, मीन इज मल्टीप्लाइड बाय लेमडा, मीन लेमडा से मल्टीप्लाइड है। इसका प्रूफ देखते हैं लेमडा एक्स आई का। तो उसमें क्या करेंगे? यहाँ पर पहला क्वांटिटी हो जाएगा लेमडा x1, सेकेंड क्वांटिटी हो जाएगा लेमडा x2, थर्ड आएगा लेमडा x3 डैश डैश प्लस लेमडा xn डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर क्या लेमडा कॉमन आ जाएगा और आएगा x1 प्लस x2 डैश डैश xn डिवाइडेड बाय n। अब x1 x2 x3 से लेकर के xn है ना, ये क्वांटिटी कितना हो गया? x बार। तो ये आ जाएगा लेमडा x बार। ये वाला क्वांटिटी देखते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये क्या स्पेशल इफेक्ट है। ये हिंदी पिक्चर, ये इंग्लिश पिक्चर, और ये क्या है? अपना बाहुबली, ठीक है ना। दोनों को ऐड कर दिया। बेसिकली इसमें दोनों चीज़ें हो रही है, एक तो आपने सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स को मल्टीप्लाई भी किया और ऐड भी किया है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट आता है? मीन मल्टीप्लाइड। और ऐड करने से क्या इफेक्ट आता है? ऐड, मीन में एडिशन हो जाता है। कर लेते हैं इसका ही प्रूफ। पहला डेटा पॉइंट हो जाएगा ax1 प्लस बी, नेक्स्ट डेटा पॉइंट हो जाएगा ax2 प्लस बी एंड डैश डैश। अगला डेटा पॉइंट हो जाएगा axn प्लस बी डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब a वाला पार्ट देख लो, a कॉमन लेकर कितना आ जाएगा? x बार, b b b b b n बार कितना आ जाएगा? n इंटू बी, n इंटू बी अपॉन n कितना हो जाएगा? b। बाकी पार्ट आ जाएगा a इंटू एक्स बार। हो गया, प्रूफ है ना। तो दो सेकेंड के प्रूफ थे। आगे लिखो अगला, अरिथमेटिक मीन इज चौथा पॉइंट है, चौथा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी है
अरिथमेटिक मीन इज independent of change of assumed mean. Change of assumed mean. हाँ भी, तो इसका प्रूफ क्या है? जैसे मान लो आपने डेविएशन लिखा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है, और आपने वो फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन का? बाहर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कौन सिग्मा एफ आई। अब इसमें यही कह रहा है कि ए आप कुछ भी ले लो, ठीक है, अब यही कह रहा है कि ए आप कुछ भी ले लो, आपका जो एवरेज है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने रख दिया डी आई की जगह एक्स आई माइनस है, तो ये आएगा ए इंटू ए प्लस सिग्मा एफ आई, और डी आई कितना है एक्स आई माइनस है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब इसमें ए मल्टीप्लाइड बाय एफ आई इसको लिखते हैं, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा ए एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। देखो ये और ये तो गॉन, और ये तो अपना फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है ये? एक्स बार, ठीक है ना, एक्स बार लिखा हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्या होता है एक्स बार, और ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बाहर आ जाएगा इसके कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फॉर्मूले से ए का वैल्यू कुछ भी मान के स्टार्ट करो, आपको एवरेज मिलेगा ही मिलेगा। ए पर डिपेंडेंट ही नहीं है ये, ठीक है, ए के इंडिपेंडेंट है। लिख लो इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, क्योंकि वो इवेंचुअली कट जा रहा है, यहाँ पर है और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ आ जा रहा है, तो इसीलिए कट जा रहा है, ठीक है भाई। अपन अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी है। लिखो ज्योमेट्रिक मीन, अगला टाइटल है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड, लिखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, अरे ये भी टूट गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। हाँ भी, तो ज्योमेट्रिक मीन लिखो फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक मीन होता है जैसे मान लो n क्वांटिटी है, तो a1 a2 a3 डैश डैश an का प्रोडक्ट का nth रूट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। लिख लो a1 a2 a3 से an का nth रूट, दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 a2 a3 डैश डैश an। ज्योमेट्रिक मीन a1 a2 a3 से an का। अब मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई क्वांटिटी कई बार अकर कर रही है, मान लो a1 जो है f1 बार अकर कर रहा है, तो a1 इंटू a1 इंटू a1 कितनी बार आएगा? f1 टाइम्स, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करना है। a2 आ रहा है, a2 इंटू a2 इंटू a2 f2 टाइम्स एंड सो ऑन। an आ रहा है fn टाइम्स, an इंटू डैश डैश, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? मान लो f1 प्लस f2 प्लस f3, तो टोटल क्वांटिटी हो गई। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है उसका क्या लेना होता है? रूट, यानी कि 1 बाय n, और n क्या होता है? टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि a1 f1 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा a1 की पावर f1, a2 की पावर f2, a3 की पावर f3 डैश डैश, an की पावर fn, और 1 अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, और एक ही है
ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अभी मान लो अपने को लॉग लेना है इसमें, है ना, तो लिखो, मान लो ज्योमेट्रिक मीन को अपन बोल देते हैं कैपिटल जी से, लिखो टेक लॉग बोथ साइड्स, लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू, अब लॉग लेते हैं ना जब, तो क्या होता है, पावर तो क्या है, पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इस क्वांटिटी का लॉग लोगे ना, इस क्वांटिटी का लॉग क्या होगा, ये वाली चीज तो पीछे आके मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस, पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस। इसको लिखते हैं अपन 1 अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ A1 की पावर F1 A2 की पावर F2 डैश डैश AN की पावर FN। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो लॉग ऑफ G इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, N ही बोल दो इसको अब, ठीक है, थोड़ा टाइम क्या लगे, और ये लिखा है लॉग। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसका लॉग प्लस इसका लॉग, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ABCD का लॉग क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C प्लस लॉग D। तो जैसे ही कई क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है, ये है, ये है, ये है, तो कितना आएगा, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। तो उसको लिख लेते हैं, ये आएगा लॉग ऑफ A1 की पावर F1 लॉग ऑफ A2 की पावर F2 एंड डैश डैश 1/n सिग्मा साइन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये कितना आ जाएगा, Fi लॉग ऑफ AI। ठीक है ना, क्योंकि अगेन इसके अंदर पावर क्या है, पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ऑफ A की पावर x क्या होगा, x लॉग A। ठीक है, मैंने जनरलाइज कर दिया है, F1 लॉग A1 F2 लॉग A2 कितना हो जाएगा, Fi लॉग AI। इसको हाईलाइट कर लो। ये है लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब जैसे मान लो कई बार आपको ऐसा दे रखा होता है, लॉग ऑफ 10⁻² इज इक्वल टू 3, लॉग ऑफ G⁻² इज इक्वल टू 3, तो G कितना होता है, 2 की पावर 3। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एंटी लॉग। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एंटी लॉग। लिख लो भाई ये बात, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एंटी लॉग, या G को बोल देते हैं अपन एंटी लॉग 3। बेस वही रहेगा, बेस आप 2 लिखना चाहो लिख दो। तो 2 की पावर 3 को क्या लिखते हैं, देख रहे हो यहाँ पर 2 की पावर 3 बनता हुआ, 2 की पावर 3 2 की पावर 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। एंटी लॉग का जो बेस होता है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो बेस है वो होता है, और यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर होती है। तो बेस एंटी लॉग का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर अगर लॉग G अगर ये है तो G कितना हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1/n सिग्मा I 1 से लेकर के n, ये n को पूरी तरह नीचे लिख दिया, Fi लॉग ऑफ AI। ठीक है, I 1 से लेकर के n, Fi लॉग AI अपॉन n। इसको हाईलाइट कर लो, Fi लॉग AI का सिग्मा अपॉन n। ठीक, हाँ भी आगे लिखो, नोट करके पहला। अब जैसे अपन ने अरिथमेटिक मीन के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था ना कि जैसे 2 ग्रुप्स को अपन ऐड करें, ठीक है, 2 ग्रुप्स की अपन चीज़ों को ऐड करें तो उनका जो नया अरिथमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। बिल्कुल ऐसे 2 ग्रुप्स को अगर अपन ऐड करें, लिखो इफ G1 G2, इफ G1 G2 आर
ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू सीरीज containing n1 and n2 values and capital G is geometric mean of their combined series तो कैपिटल G इज गिवन बाय G1 की पावर n1, G2 की पावर n2, एंटायर का पावर 1/n1 प्लस n2। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। हाँ, प्रूफ बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसा अपन ने अरिथमेटिक मीन में किया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा। पहले अपन ये लिख लेंगे कि जो पहली n1 क्वांटिटी है उनका ज्योमेट्रिक मीन G1 है, नेक्स्ट n2 क्वांटिटी है उनका ज्योमेट्रिक मीन G2 है, फिर अपन सारी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेके और उनका ये वाला रूट लिखेंगे तो अपने को ये फटाक से दिखने लगेगा। लिखते हैं इस बात को। तो जैसे G1 है वो बराबर आएगा A1 A2 डैश डैश का पावर 1/n1, G2 है वो आ जाएगा x1 x2 से लेकर के आगे तक xn2 की पावर 1/n2 ऐसा होगा। यहाँ से अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि सारी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट A1 A2 से लेकर के आगे तक वो कितना हो जाएगा G1 की पावर n1। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n क्वांटिटीज इज इक्वल टू G1 की पावर n1। प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज इज इक्वल टू G2 की पावर n2। और तो सारी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी इंटू ये क्वांटिटी, सारी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा G1 की पावर n1 G2 की पावर n2। तो ये तो लिखा हुआ है सारी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट और ये लिखा हुआ है सारी क्वांटिटीज़ का जो टोटल है वो वाला रूट। ठीक है ना, जैसे अगर सारी क्वांटिटी 100 है तो ये क्या लिखा है 100th रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़। हो गया प्रूफ। इस बात को आगे फर्दर जनरलाइज करके बताओ मेरे को कि अगर मान लो अपने को कई सारे डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, कई सारे डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे G1 G2 G3 G4 G आगे तक आर n सीरीज कंटेनिंग n1 n2 n3 n4, तो उनका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। उस फॉर्मूले को देखो, G इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, G2 की पावर n2 G3 की पावर n3, वेरी गुड है, डैश डैश आगे तक, और n1 प्लस n2 प्लस n3, हाँ Gm की पावर nm। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा nm। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर अपन इसके अंदर लॉग लेते हैं, इसके अंदर इसमें लॉग लेके बताओ कितना आएगा। दोनों साइड लॉग लिया, वन अपॉन पावर पीछे आके मल्टीप्लाई किससे, लॉग ऑफ बेस से, इस क्वांटिटी का लॉग। तो इस क्वांटिटी का लॉग, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड है, ये और ये और ये, तो इसका लॉग कितना आएगा, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस कितना आएगा n1 लॉग G1, इसका लॉग कितना आएगा n2 लॉग G2। लिखते हैं इस बात को, तो कितना आएगा n1 लॉग G1 प्लस n2 लॉग G2। तो थोड़ा ध्यान से सोचो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n1 लॉग G1 n2 लॉग G2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्या लिखा है ये किससे मिलता जुलता है, ये फोटो किससे मिलती जुलती है, हाँ कंबाइंड मीन से।
यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले, अगर आप उन फॉर्मूलों में लॉग ले लो तो वो बन जाते हैं लगभग अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले। लिखो formulas of in the formulas of geometric mean, if we take log in the formulas of geometric mean, if we take log, they resemble closely formulas of arithmetic mean। ठीक, एवरेज ही तो कर रहे हैं, n1 x1 n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, वही फॉर्मूला था। हाँ भाई आगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ तो पहले एक क्वेश्चन लिख लो इससे पहले, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये नंबर्स दे रखे 1 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब डैश डैश 2 की पावर n है ना, 1 2 2 का स्क्वायर, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, तो 0 1 2 3 से n। तो अगर अपन नंबर देखें 0 1 2 3 से लेकर के n, तो ये टोटल कितनी क्वांटिटीज हुई, n प्लस 1 है ना। लिख लो क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज हो गई n प्लस 1। अच्छा, टोटल क्वांटिटीज अगर n प्लस 1 है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब डैश डैश 2 की पावर n, और का एंटायर का पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देखो 2 की पावर 0, ये ऐसा लिखा है 2 की पावर 0 प्लस 1 डैश डैश प्लस n। तो पावर में क्या है, ये नंबर जो है ना ऐड हो रहे हैं, तो पहले n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। तो ये आएगा 2 n प्लस 1/2 का एंटायर का पावर 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये n प्लस 1 कट गया, कितना आ गया, 2 की पावर n/2। लिख लो, ये आंसर है। हाँ, √2 की पावर n बोल दो आप, ऐसे ही बोल सकते हो इसको, ये लिखा है √2 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब से लेकर के 3 की पावर n। करो इसको, कितना आएगा, 3 की पावर 1 प्लस 2 डैश डैश प्लस n। ये तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और टोटल क्वांटिटी कितनी है n, तो इनका ले लिया nth रूट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज और उसका nth रूट। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n प्लस 1/2, और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। लिखो अगला टाइटल है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। लिखो भी पहला, फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनग्रुप्ड मतलब कि भाई डिस्क्रीट डेटा दे रखा है अपने को फैला हुआ, x1 x2 x3। लिखो भाई, एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था जो आपको याद रखना है, टू रिमेंबर हार्मोनिक मीन ऑफ n क्वांटिटीज। वैसे तो अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है और सीक्वेंस सीरीज अपन कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल का सम का मीन का रेसिप्रोकल, ऐसे याद कर रखा है मैंने। क्या होता है हार्मोनिक मीन, क्या होता है, रेसिप्रोकल्स का सम का मीन का रेसिप्रोकल। ठीक है, लिख लो इसको,
रेसिप्रोकल्स का सम का मीन का रेसिप्रोकल, और मीन अपन जानते हैं, तो रेसिप्रोकल्स का सम या रेसिप्रोकल्स का मीन सीधे ऐसे याद कर लो। तो ये रेसिप्रोकल्स लिखे हुए, और रेसिप्रोकल्स का मीन निकालने का मतलब क्या है, इनका एवरेज, रेसिप्रोकल्स का मीन का रेसिप्रोकल, ये होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ऑफ लिख लो यहाँ पर x1 x2 डैश डैश xn, ठीक है। फर्दर अगर आप रेसिप्रोकल लिखना ही चाहते हो तो लिख लो आप, a बाय b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाय a, तो लिख दिया अपन ने 1 बाय x1 1 बाय x2 1 बाय x3 डैश डैश प्लस 1 बाय xn। ठीक है भाई, तो n अपॉन 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3 से लेकर के 1 बाय xn, ये हो गया अपना हार्मोनिक मीन ऑफ x1 x2। आगे लिखो, ये डेफिनेशन होता है, इसको हाईलाइट कर लो आप, चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, एक ही बात है ना, n क्वांटिटीज का हार्मोनिक मीन होता है ये। नेक्स्ट इज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि क्वांटिटी है वो रिपीट हो रही है, जैसे x1 है वो आ रहा है f1 टाइम्स, एक क्वांटिटी x2 वो आ रही है f2 टाइम्स एंड सो ऑन। तो भाई इसी फॉर्मूले को यूज़ करो, बस इसमें क्वांटिटीज बढ़ जाएंगी, है ना। जैसे x1 आ रहा है कई बार 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x1 डैश डैश, कितनी बार आ रहा है x1 f1 बार, x2 आ रहा है 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x2 डैश डैश 1 बाय x2, ये आ रहा है f2 बार डैश डैश 1 बाय xn प्लस 1 बाय xn, वन बाय xn। हाँ, तो ये क्वांटिटी आया f1, ये f2 बार, ये fn बार। तो टोटल क्वांटिटीज जो अपन ऊपर क्या लिखते थे, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं टोटल क्वांटिटीज और यहाँ पर लिखते हैं रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है। तो मैंने सारी क्वांटिटीज का रेसिप्रोकल का सम लिख दिया नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऊपर लिखना है मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर f1 प्लस f2 से लेकर के fn, जिसको अपन बोल देते हैं कैपिटल N, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को क्या बोल दिया, कैपिटल N डिवाइडेड बाय, और क्योंकि ये f1 बार आ रहा है तो a f1 बार का मतलब क्या है, f1 इंटू a, तो ये आ जाएगा f1 अपॉन x1। ये आ जाएगा f2 बार लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा f2 अपॉन x2 एंड सो ऑन, ये आएगा fn अपॉन xn। So now we can further write it as n divided by sigma fi divided by xi। i का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के n। इसको हाईलाइट कर लो भाई, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2 1/3 1/4 1/17। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कितनी टोटल क्वांटिटीज हैं, लिखो टोटल क्वांटिटीज। हाँ गौरव बताओ टोटल क्वांटिटीज कितनी है, और टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 16 है, लिखो 16 अपॉन, और यहाँ पर क्या आता है, जैसे ये xi है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये क्या है x16, 16वां क्वांटिटी है। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता था, 1/x1 1/x2 डैश डैश 1/x16,
तो x1 अगर हाफ है तो 1/x1 कितना हो जाएगा 2। अरे 2 आएगा ना प्रभु, 1 कहाँ से आ जाएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है 2, फिर कितना आएगा 3 डैश डैश प्लस कितना आएगा 17। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, 16 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। 16 16 गॉन, यह जाएगा 2/19। लिख लो हार्मोनिक मीन है 2/19। क्वेश्चन, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2 फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2 2/3 3/4 से लेकर के n/n+1 अकरिंग विद फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 से लेकर के। तो इसमें वाला फॉर्मूला लग जाएगा f1/x1 प्लस f2/x2 डैश डैश नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटीज कितनी है 1 + 2 + 3 से लेकर के n। इसको लिखते हैं अपन, टोटल क्वांटिटीज यानी कि 1 2 3 से लेकर के n डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या है f1/x1। तो f1 कितना है 1 और ये x1 है, तो x1 अगर हाफ है लिखते हैं पहले, तो f1/x1 f2/x2 f3/3/4। वेरी गुड है ना। और आखिरी क्या fn/xn, n क्वांटिटी है ना, हाँ n/n+1। ये लिख दिया अपन ने। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ना, क्या बनेगा वो n(n+1/2), ये ऊपर फॉर्मूला। नीचे कितना बन रहा है 2, 2 से 2 गॉन 3, 3 से 3 गॉन 4 डैश डैश n से n गॉन n+1। तो ये टोटल कितने नंबर लिखे हुए n, ठीक है। तो ये लिखा है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n नेचुरल नंबर है, कितना आएगा n और फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 गॉन कितना आ जाएगा n+1/n+3। कहीं दिख रहा है? हाँ, बॉम्बे ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। हाँ भी अपन अपने आज के नेक्स्ट टाइटल पर आ गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टाइटल है मीडियन। लिखो भाई मीडियन का मैं बहुत बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ आपको। मीडियन क्या होता है, वैसे तो अपन ने 9th 10th में पढ़ा ही है, ठीक है। लिखो डेफिनेशन, मीडियन ऑफ अ सीरीज इज वैल्यू ऑफ middle term of the series when the quantities are odd, लिख लिया। and average of the two middle terms if quantities are even। हाँ भी गौरव, दो चीज़ों का एवरेज क्या है? अगर ए और बी दो क्वांटिटी, उनका एवरेज क्या है? a+b/2। शाबाश। तो भाई मैं बस छुटमुट बातें पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो एक सीक्वेंस है, अच्छा हाँ ये इसमें लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमें भूल ही गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये सब है ना तब होता है जब जो क्वांटिटीज़ है उनको अपन ने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लिखो ओनली व्हेन quantities are arranged in increasing or decreasing order। ये मिडिल टर्म का फंडा जो है ये तब अप्लाई होता है जब क्वांटिटीज पहले से ही एरे में लिखी हो। याद है अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था एरे बताया था। एरे का मतलब होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हाँ गौरव, मैं पूछा था कि मान लो कोई सीक्वेंस है उसमें ऑड टर्म्स जैसे 11 है, तो अगर किसी सीक्वेंस में 11 टर्म्स हैं तो उसका मिडिल मोस्ट जो टर्म होगा वो कौन सी पोजीशन वाला टर्म होगा? हाँ, सिक्स्थ टर्म जो मिडिल होगा। 5 पीछे 5 आगे, बीच में कौन है 6। अगर किसी सीक्वेंस में 101 टर्म्स है तो उसका मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा? 51 हो जाएगा। 50 पीछे 50 आगे और बीच में फंस जाएगा 51। तो ऑड में तो बहुत सिंपल है, लिखो फॉर ऑड
फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर ऑब्जर्वेशंस जो है उनकी क्वांटिटी ऑड है देन मीडियन इज इक्वल टू, कौन सा टर्म आएगा, तुम सही बोल रहे थे, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म इज मीडियन। मीडियन हो जाएगा n+1/2th टर्म। ठीक है, लिख लो अब फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीडियन इज एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म्स एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म है उनका एवरेज जो है वो हो जाएगा मीडियन। अब जैसे मान लो गौरव, मान लो 12 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 12 ऑब्जर्वेशंस हैं तो कितने हो गए, इवन हो गए। इवन में इसमें कौन सा मिडिल टर्म होगा, कौन कौन से जो टर्म्स हैं उनको दो मिडिल टर्म बोला जाएगा। सही बात है ना, 6 और 7, 5 पीछे 5 आगे, बाकी जो दो बचे वो हो जाएंगे। तो 12 का कौन सा वाला आया, छठा और सातवां, तो कैसे कनेक्ट करें, कौन से वा टर्म हो जाएगा अगर n इवन है, हाँ सही बात है ना, t n/2 ये ऑब्जर्वेशन, और t इसके अगला वाला n/2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म्स। ठीक है, फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, तो ये तो अपन अनग्रुप्ड वाला कर रहे थे। ठीक है, लिखो फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, अपन ने अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर लिया जब अपने को सारे डेटा ऐसे करके खुल करके दे रखे हैं कि बच्चों का जो हाइट है वो है 160 सेंटीमीटर, 161, 163.5, 164, 167, 168, इस तरह से दे रखा है। तो उस केसेस में मैंने आपको बता दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और मीडियन अगर मान लो ऑड क्वांटिटीज़ हैं तो मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा, और अगर इवन क्वांटिटीज़ हैं तो एवरेज ऑफ द टू मिडिल टर्म्स हो जाएगा। और अपन आते हैं, मान लो अपने को ऐसा दे रखा है हाइट ऑफ पीपल इन क्लास इन सेंटीमीटर, लेट्स से 140 है, तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर, ऐसे 3 है, 141 है, 5 है, 143 है, ऐसे 4 है, 145 है, ऐसे 6 है, 147 है, ऐसे 8 है। मान लो मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि कैसे कैलकुलेट करना है अगर अपने को दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। तो उसके लिए आप ऐसे सोचो इसको, ये थोड़े ज़्यादा लिख दिए अपन ने, तो कम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। हाँ गौरव, क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 141 कितनी बार लिखना है, 5 बार। थक गया मैं। हाँ बोलने जरा। 143, 143, 143, 143 और 145। ठीक है, 145, 145, 145। गौरव सोच रहा होगा सर बहुत आलसी है? खैर इंट्रिंसिक है। भाई कितने ऑब्जर्वेशन से ये 8 और 7 कितने हो गए, 15 ऑब्जर्वेशन। तो 15 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडिल वाला कौन सा हो गया, 8वां।
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये अपना हो गया मीडियन। इस तरह से देखने का तरीका। पर अपन ने 9 10th में पढ़ा है कि एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि 140 तक, ठीक है, 140 या उससे कम, तो कितना आएगा 3, यहाँ जाएगा 8, 3 + 5, या 3 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 145 या उससे कम बच्चों उनका आएगा 12। तो यहाँ पर अपन आराम से सोच पा रहे हैं कि जो 8वां ऑब्जर्वेशन है, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है 8वां, वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 141। तो इससे अपने को आराम से दिख गया। तो तरीका यही होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि हम इतना फैलावड़ा नहीं फैलाते, ठीक है ना, इतना जो है रायता नहीं फैलाते। हम क्या करते हैं, हम एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपन देख लेते हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन से पे आ रही है। लिख लो, फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन draw cumulative frequency distribution, draw cumulative frequency distribution and find middle most observation just like 1, जैसे आपने 1 में किया है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता, ठीक है, तो फिर आपका जवाब क्या हो जाता, अगेन 2 मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। तो जैसे 16 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो गौरव बताओ कौन सी 2 मिडिल मोस्ट हुई, 8 और 9। तो आप क्या करोगे, T8 और T9 का एवरेज निकाल दोगे। तो इसका फॉर्मूला सेम होता है, बस इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी और दे रखी होती है, ठीक है। भाई नेक्स्ट आते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाले पर। लिखो भाई, इसका तो बाकायदा फॉर्मूला, ये तो पूरे गाजे बाजे के साथ आता है, इसका तो फॉर्मूला अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। लिखो, प्रिपेयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। सबसे पहला स्टेप होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम जो है प्रिपेयर कर लो, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर किया वैसे ही। पर यहाँ पर क्या इंटरवल दे रखे होंगे, हाइट दे रखा होगा 140 से 150 कर लेते हैं, 150 से लेकर के 160, 160 से 170 और 170 से 180, कुछ ऐसा दे रखा होगा, ठीक है। प्रिपेयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड फाइंड द वैल्यू n/2, फाइंड n/2। भाई हमारा पर्पस बेसिकली क्या है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकालना। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करो, आप n/2 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा। अब n/2 आपने निकाल लिया, लिखो आगे, फाइंड द क्लास विच कंटेन्स द वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। उस क्लास इंटरवल को फाइंड आउट कर लो जहां पर n/2 आ रहा है, ठीक है। दिस इज द मीडियन क्लास, और उस क्लास को, उस इंटरवल को डिनोट कर दो मीडियन क्लास है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जिसमें आ रही है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसी में आ रही होगी, मैं बता रहा हूँ। यहाँ जैसे एक n/2 वाली ऑब्जर्वेशन आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व कर ली कि अच्छा यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, तो अपन उसको हाईलाइट कर लें, उसे बोल देंगे अपन मीडियन क्लास। आगे लिखो, अब मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू कितना होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय इंटू H। H क्या होता है, अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में, H होता है जो अपन ने स्टेप डिवीजन मेथड देखा था, उसमें H आता है, वो क्या होता है, इंटरवल का लेंथ ऑफ इंटरवल। तो जैसे इस केस में जो मैंने अभी बोर्ड पे लिख रखा है फिलहाल मैंने तो बस छोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन के टाइम पर फील आएगी, ठीक है। तो H का वैल्यू कितना है 10, L जैसे बोर्ड पर अगर लिखा हुआ है हाईलाइटेड कि n/2 का जो मीडियन वाला इंटरवल है 150 से 160 है, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 150। n/2 अपन जानते ही, आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा तो आप n/2 निकाल लोगे। F होता है उस 150 से 160 का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि बोर्ड पर जो लिखा है
150 से 160 का फ्रीक्वेंसी कितना है 5। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखना होता है 5 एफ, वो देखना होता है। और सी एफ, ये जो सी एफ है ये यहाँ तक का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, इससे पीछे तक का है। इससे पीछे तक का जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितना है 3 है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ओके, तो लिख लो डेफिनेशन। एल होता है हाँ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 तो पता ही है ना, सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ भाई प्रीसीडिंग ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू मीडियन क्लास। और h क्या है, लेंथ ऑफ क्लास साइज बोल दो भले, क्लास इंटरवल क्लास साइज एक ही बात है, क्लास इंटरवल। और f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला होता है। अपन इस पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब आप बहुत पहले क्वेश्चन मैंने बहुत आसान रखा है, इस पर अच्छे से नज़र गड़ा के रखना। हाँ महारथी, तो सबसे पहले क्या करना होता है जब भी अपने को इस टाइप का दे रखा हो, तो सबसे पहले अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट, ठीक है ना, लोएस्ट से। तो सी एफ, हाँ चालू हो जाओ। अब n/2 टोटल अपने को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिख गई, तो n/2 का वैल्यू आ जाएगा 50। ठीक है, अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन से वाले इंटरवल में रही होगी। वैसे तो तुम लोग चालाक लोग हो, तुम वैसे ही कैलकुलेट कर लोगे कि पहले 8 हैं 0 से 10, और पहले 38 जो हैं वो क्या है 20 से कम। पहली 20 ऑब्जर्वेशन, पहली 38 ऑब्जर्वेशन क्या है 20 से कम। तो 39th ऑब्जर्वेशन से 78th ऑब्जर्वेशन, समझ में आ रहा है, 39th ऑब्जर्वेशन से 78th ऑब्जर्वेशन इज लाइंग इन द इंटरवल 20 to 30। ठीक है, तो इसका मतलब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि 50th ऑब्जर्वेशन इसी इंटरवल में रही होगी। तो अपन ने लोकेट कर ली, इसको हाईलाइट कर लो। जैसे ही आप n/2 वाला इंटरवल देख लेते हैं, आप उस इंटरवल को हाईलाइट कर लीजिए, उसके साथ की फ्रीक्वेंसी को भी हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अपन फॉर्मूला लगाने के लिए रेडी है। लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद ही है तुम्हें, मीडियन इज इक्वल टू, हाँ महारथी, यहाँ क्या आएगा L, पहले आएगा L, तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो कितना है 20, प्लस क्या आएगा n/2 माइनस सी एफ, n/2 कितना है 50, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पीछे तक का देखना होता है 38 डिवाइडेड बाय f, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 40 मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल का साइज, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा 12, और ये और ये कट गए, 12/4 कितना आ जाएगा 3, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो 23 अपना आंसर। हाँ भी, तो इसका आंसर आ गया 23 है ना। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉर्टकट है ना, एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। पहले अपन क्या है, बहुत बेसिक फॉर्मूले को वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फटाफट फटाफट करना आ जाए, फिर मैं आपको 1-2 ट्रिक्स बताऊंगा। अगला क्वेश्चन,
ओके, तो अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द डेटा गिवन द मीडियन ऑफ द एवरेज डिपॉजिट बैलेंस ऑफ सेविंग फॉर द ब्रांच ड्यूरिंग मार्च 1982 इज। एवरेज डिपॉजिट बैलेंस इन रुपीज़ है, नंबर ऑफ डिपॉजिट है ना, तो एवरेज डिपॉजिट बैलेंस है लेस देन 100 यानी कि 0 से 100, 100 से 200 एंड सो ऑन, और 0 से 100 जो अमाउंट है, ठीक है, ये कितनी बार डिपॉजिट हो, 26 बार। और ये आंसर दे रखे मीडियन के लिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, लेस देन 100 है, 0 से 100, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बनाना है अपने को। क्या आ जाएगा 26, 26 प्लस 68 कितना होगा भाई, 894, हाँ 94 और 145, 94 और 145, 239, ठीक है 239, 239 और 242 कितना जाए 11, 8, 5, 239 और 242, 481 आ रहा है, ठीक है ना, 481, 481 और 188 कितना जाएगा 9, 6 और 6 आ जाएगा, है ना, 669, 669 और 65 है ना, तो 5 और 9 14 और 6 12 का 13 और 7 734, 734 ये कितना आ जाएगा 750। तो टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो कॉलम है वो अपन ने प्रिपेयर कर लिए। नाउ वी हैव आल्सो सीन कि जो n का वैल्यू है वो 750 है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, n/2 निकालना होता है। ओके, सो n/2 कम्स आउट टू बी 375। अगला स्टेप क्या होता है, देखो कि 375 कहाँ पर आ रहा है, दिख गया अपने को, 239 यानी कि 240th ऑब्जर्वेशन से लेकर के 481st ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ आ रही है। तो आप इसको जो एक बार हाईलाइट कर लो, ये अपन ने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगाए थे, फॉर्मूला क्या होता है, L, बोलो L प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे जस्ट पीछे वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 239 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, सॉरी f, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 242, 242 और मल्टीप्लाइड बाय h, तो इंटरवल का जो साइज है वो कितना है 100। तो 375 240 ये कितना आ रहा है 146 आ रहा है, 136, तो 136 अपॉन 242 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक बार ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 356। भाई अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे दो ऑप्शन है तो बहुत पास पास है, तो ऑप्शन अगर दूर दूर होते हैं तो बहुत आराम से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर ऑप्शन अगर बहुत क्लोज है तो आपको कैलकुलेशन बहुत क्लोज, बहुत दूर तक डेसिमल प्लेस तक करनी पड़ेगी। ओके, तो एक 2 का फैक्टर तो जा रहा है, कितना जाए 68, 121, ऑल राइट, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6800 121, अब 121 इंटू कितना कर दें अपन, 5 कर दें, तो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5 का 6, 605, तो कितना हो जाएगा 75, 750 आ जाएगा। अब 1 6 कर दें, 6 और 6 टू ज़ा 12 और 7 कितना आ जाएगा 24, यहाँ पर डेसिमल आ गया 240, करीब करीब दिख रहा है 121 मल्टीप्लाइड बाय करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली कितना है 2, 121 इंटू 2 कितना आएगा 242, दिस इज वेरी क्लोज टू 242। सो वी अंडरस्टैंड कि हाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 56.2। अब 300 प्लस 56.2 कितना हो जाएगा 356.2, एंड दिस इज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है, ठीक है ना। अपन देख लेते हैं अपन ने, ठीक है, ये डी ऑप्शन अपना आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, calculate the missing frequency A from the following distribution. It is being given that the median of the distribution is 24. ठीक है, तो सबसे पहले बोला इसने मीडियन कितना है 24, तो अपन ने ऑब्जर्व किया कि 24 यहाँ पर आ रहा है। और पहले एक बार CF निकाल लेते हैं अपन, तो 0 से यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 30, यहाँ कितना आ जाएगा 30 प्लस ए
48 प्लस ए 55 प्लस ए। हाँ भाई 55 प्लस है, तो इसमें ये खुद बोल रहा है कि जो n/2 है वो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। ऑल राइट, लगाओ भाई फॉर्मूला, बताना जरा। 24 इज इक्वल टू 20 प्लस n/2, n ये है ना n/2, तो आएगा 55 प्लस a/2 माइनस CF है ना, तो इससे पीछे तक का कितना है 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय माइनस CF डिवाइडेड बाय उस क्लास का फ्रीक्वेंसी A। ये अपने को फॉर्मूला दे रखा है, तो उधर कितना आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 55, ये कितना आ रहा है a/2 माइनस 5/2, समझ में आ रहा है 55 माइनस 60 डिवाइडेड बाय A, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू a माइनस 5/2, तो 8a इज इक्वल टू a माइनस 5, तो कितना आ गया 7a इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 10, ओए होए होए होए, इंटू 10 a माइनस 5, 4a तो ठीक है, इंटू 10 आएगा, और यहाँ से गड़बड़ कर दिया, तो कितना हो जाएगा 8a इज इक्वल टू, तो 2a कितना हो जाएगा 50, a का वैल्यू कितना आ गया 25, आ गया अपना आंसर है ना, a इज इक्वल टू 25। अब वक्त आ गया है तुम्हें जो कोई ट्रिक है ना वो बताने का। तो आपको ऐसे सोचना है कि जो मीडियन है वो क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो अच्छा ये मिडिल ऑब्जर्वेशन है, और ये जो फॉर्मूला है ना n/2 माइनस CF, ये अपने आप में क्या है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन का, लिखो इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे सवाल पर आते हैं, इसका कैलकुलेशन देखते हैं, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन ने यहाँ पर CF बनाया था, ठीक है, हाँ, तो CF बनाया था, तो यहाँ पर क्या क्या आया था भाई, कितने थे टोटल ऑब्जर्वेशन, कितने थे 40, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये देखा कि 20,38, ठीक है, 20, यहाँ पर कितना आएगा 38 से लेकर के अपन जा रहे हैं 30,78, तो मिडिल ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या आएगी, ठीक है। तो मिडिल ऑब्जर्वेशन के लिए ये अपन ने लाइन का इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू x, और ये लिखा हुआ है स्लोप, और ये मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है h, ठीक है। यानी कि कौन से दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा गया है, x कोऑर्डिनेट 20 सॉरी फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 38, और अगले वाले के लिए कितना आएगा 30,78, ठीक है। अब आप देख लो कि अगर मान लो आपका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 50 आएगा, 100 था क्या टोटल 100 था ना, यहाँ पर 50 आ रहा है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ठीक है, लिख लो। पिछले पॉइंट तक आते हुए, ठीक है ना, यानी कि इसे जस्ट पीछे तक आते हुए एक पॉइंट लिया, और यहाँ तक एक पॉइंट लिया, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू होता है ना, वो होता है अपना मीडियन। एक बार करके देख लो, लाइन के फंडे से कैलकुलेट कर लो, एक ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ एक बार, पता ना 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर है तो स्लोप निकालो, है ना, स्लोप कितना आएगा 78 माइनस 50 अपॉन 30 माइनस x इज इक्वल टू 78 माइनस 38, है ना, अपॉन 30 माइनस 20, ऐसे कर लो आप, दो तरफ स्लोप बराबर कर दी। ये कितना आ जाएगा 40 बाय 10 कितना हो जाएगा 4, और इधर 78 माइनस 50 कितना आएगा 28,
30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स कितना हो गया आपका 7, एक्स कितना आ गया 23। देखा ये आंसर कितना आ रहा था 23 आ रहा था। ओके, तो दोबारा लिख लो कि कौन से 2 पॉइंट को मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन लिखनी होती है। एक तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन वाला इंटरवल है उसे जस्ट पीछे वाला, यानी कि 20,38 लिखो, राइट डाउन 2 पॉइंट्स, राइट डाउन 2 पॉइंट्स। आप इससे कर भी सकते हो, आप नहीं भी करो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, इसे जस्ट पीछे वाला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 20,38, राइट डाउन 20,38, राइट डाउन 30 और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया था 78, राइट डाउन 20,38, राइट डाउन 30,78 एंड नाउ try to figure out value when frequency is 50 by simple straight line method, by simple concept of straight line। सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, है ना, सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपको आराम से अगर दिख रहा है कि 38, 50 और 78 कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है उससे भी आएगा आपका, क्योंकि खास तौर पर मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ से 12 है, यहाँ से 18 है, 28 है, 12 और 28, खैर कोई अच्छा रेशियो नहीं बन रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, इसमें क्या हो रहा था, इसमें भी स्ट्रेट लाइन के फंडे से कर सकते हो। कौन से 2 पॉइंट, तुम तो मेरे को पॉइंट बता दो, हैं 300,239 और 400,481, और उससे क्या करें अपन, मैं बना देता हूँ। हाँ 300, बोलो 239, शाबाश, वेरी गुड, 481, शाबाश, हाँ x, 375, वेरी गुड, ठीक है ना। अब अपन x को निकाल सकते हैं, तो इससे अपना x का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका मीडियन है, ठीक है भाई। अब कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी a, ये भी अपन ने कर लिया, ठीक है। अब इसको कैसे करें अपन, तो थोड़ा सोचो। अगर अपने को मीडियन दे रखा है, ठीक है, मीडियन का वैल्यू कितना है 24, तो 24 क्या है, कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, इसके बताओ कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, इसके बीच में कौन सा 4 कदम 20 से और 6 कदम 30 से लाई कर रहा है। तो अगर इससे पहले 5, 30, 30 प्लस a, 40 प्लस a और टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को, नहीं दे रखी, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अगर 24 है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, तो 24 से पहले कितने टर्म आए होंगे, आधे, 24 से आगे भी कितने टर्म आए होंगे, आधे। तो अब तुम सोचो, अगर मान लो इसके अंदर a है, तो इससे पीछे कितने आ गए 5, और ये कितने हो गए 30 प्लस, इस क्लास के टुकड़े कर दो आप, ठीक है, इस क्लास के टुकड़े कर दिए, कैसे भाई 20 से 4 कितना हो गया 40%, तो 40% a का कितना हो जाएगा 0.4 इंटू a, ठीक है, और 24 से आगे इस क्लास का कितना हो गया 60%, तो हो जाएगा 0.6 इंटू a प्लस 18 प्लस 7, यानी कि आधी ऑब्जर्वेशन इसके आगे है, आधी ऑब्जर्वेशन इससे पहले है। तो अगर a ऑब्जर्वेशन किसी इंटरवल में है, ध्यान से सोचो, अगर a ऑब्जर्वेशन किसी इंटरवल में है और उसका आपने एक ऐसा मुकाम लिया 24, तो ये 24 इस इंटरवल को कैसे डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 40-60। तो इसके अंदर अगर a ऑब्जर्वेशन है तो 40 ऑब्जर्वेशन क्या होंगे पीछे, 40% पीछे और 60% क्या होंगी आगे। तो मिडिल होने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें हैं इनकी क्वांटिटी क्या होगी बराबर। अब यहाँ से आपका फटाक से a आ जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.2a, ये कितना बन रहा है 25, ये कितना बन रहा है 5, 5 5 25, a का वैल्यू कितना है 25 ही आया होगा, ठीक है। तो ये एक ब्रिलियंट शॉर्टकट है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि आपने ये भांप लिया कि कितनी ऑब्जर्वेशंस इधर, कितनी ऑब्जर्वेशंस इधर, आधी इधर आधी उधर। यही तो मीडियन का फंडा होता है। मीडियन होता क्या है, मिडिल मोस्ट टर्म। उसी कॉन्सेप्ट को अपन ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें, है ना।
द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये स्टैंडर्ड अच्छा सवाल है जो आईआईटी में आने का काफ़ी चांस है। सबसे पहले क्या लिखना होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो। शाबाश। ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास और ये दे रखी है अपने को 100। तो अगर ये 100 है ना, बोला ना टोटल फ्रीक्वेंसी, तो x प्लस वाई कितना होगा? 24। इस बात को लिख लेते हैं। और n/2 कितना होगा? 50। और जैसे बोला है ना 525, मीडियन 525 है, तो मीडियन क्लास कौन सी वाली होगी? ये वाली। हाँ महारथी बोलो, फॉर्मूला बोलो। L कितना है? 500 प्लस n/2, 100/2 कितना हो जाएगा? 50 माइनस CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पीछे वाली क्लास की, डिवाइडेड बाय F उस क्लास का, मल्टीप्लाइड बाय H कितना है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? 5 और ये आ रहा है 14 माइनस एक्स है ना। 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। x 9 है, x 9 है और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था कि अब तुम ये सोचो कि यहाँ से यहाँ तक अपन ने किया और मेरा जो फंडा है कि 100 ऑब्जर्वेशन है और ये क्या कह रहा है? 525। तो 525 है ना, इस इंटरवल को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पहले तो मेरे को ये बताओ। अरे 25% इधर और 75% उधर, तो यानी कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है उसके क्या कर दो? कितने पार्टीशन कर दो? 4। एक इधर 3 उधर। 525 क्या कर रहा है इसका? एक इधर 3 उधर, 25 75। तो इसके 4 पार्टीशन करने जरा, 5 और 15। तो 5 और 15 यानी कि 5 ऑब्जर्वेशंस पीछे की तरफ ले लो, 525 से पहले और 525 से आगे, बाकी 15 को ले लो। ठीक है। तो यहाँ से यानी कि 2 + 5 + x + 12 + 17 प्लस कितनी ले लो? 5 और उधर कितनी ले लो? 15। बोलो ठाकुर। y + 9 + 7 + 4। ठीक है। आधी इधर आधी इधर। फंडा क्या है? मिडिल मोस्ट होता है, इस वजह से 9 + 7 कितना हो जाए? 16 + 4 20 कहीं बन रहा है? तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। 17 और 7 कितना होता है? 24। ठीक है, ये गॉन। 7 और 11 आ गए, तो 11 है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर x + 6। ठीक है, x + 6 कितना आ गया? y। तो x + 6 अगर y है और x + y 24 है, y को रख दो आप x + 6। तो x + 6 कितना हो गया? 24। 2x कितना हो गया? 18। x कितना हो गया? 9। x आ गया 9, तो y कितना हो गया? 15। ठीक है। अब देख लो, ये स्टेप लिखा, इसके तुरंत बाद अपना x और y में दूसरा रिलेशन, बजाय कि अपन इतना लिखे, है ना। ये 4 स्टेप लिखे, यहाँ 2 स्टेप में काम हो गया। ठीक है। द लॉजिक विच वी आर यूजिंग इज कि मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो वो उस गिवन जो इंटरवल है उसको किस रेशियो में बांट रहा है वो आपको आराम से दिख जाएगा। एग्जामिनर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देखो, उसने 24 दिया, ये इसको किस में बांट रहा है? 40% 60%। इसमें ये किस में बांट रहा है? 25% 75%। हाँ भाई, अगला टाइटल है मोड। ठीक है, मोड कैलकुलेट करना। तो मोड कैलकुलेट करना अपन नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे।
आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।